फ्रेंड्स, हम लोगों ने अकाउंट्स में कुछ बेसिक टर्म्स पढ़े थे। अब आज मैं आप लोगों को एक प्रैक्टिकल चैप्टर स्टार्ट करवा रहा हूँ, अकाउंटिंग इक्वेशन। ऑल्दो भी बीच बीच में कुछ चैप्टर्स थ्योरी के भी हैं, बट सिर्फ थ्योरी करते रहेंगे तो आप लोग भी बोर हो जाओगे। तो हम लोग दोनों को मिक्स करके करेंगे, थोड़ी थ्योरी पढ़ते रहेंगे, थोड़ा प्रैक्टिकल करते रहेंगे, तो एक बैलेंस मेंटेन करके चलते हैं। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है अकाउंटिंग इक्वेशन। देखो, अकाउंटिंग इक्वेशन में पहला फॉर्मूला तो यही होता है कि असेट इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, जो हमने बाहर से बोरो किया। कैपिटल मतलब जो ओनर ने खुद का पैसा लगाया। ये दोनों पैसा मिलाकर ही तो असेट्स खरीदी जाती हैं। इस वजह से असेट इज ऑलवेज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया इसमें। सेकेंड पॉइंट देखो, अकाउंट्स, ये आप लाइफ लॉन्ग याद रखना जब तक आपको अकाउंट्स पढ़नी है। अकाउंट्स 5 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। आप कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी चीज़ बोलोगे, वो इनमें से पांचों में से कहीं ना कहीं ज़रूर फॉल करेगी। आप सोच के देख लेना। अकाउंट्स कौन से 5 पार्ट में डिवाइडेड है? असेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस। हमने 3 तो पहले भी डिस्कस किए थे, असेट, लाइबिलिटी, कैपिटल। अब क्या है? रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? इसका मतलब सेल करना। जो कमाई होती है बिजनेस की, वो कहलाता है रेवेन्यू। जैसे अगर किसी शॉप को देखो, आपको यार इसके तो सही है, इसके बहुत भीड़ लगी रहती है, कम से कम 1 लाख रुपए रोज की कमाई होगी। अब 1 लाख रुपए रोज की का प्रॉफिट नहीं होगा उसका, 1 लाख रुपए की सेल जरूर हो सकती है। तो 1 लाख रुपए की अगर सेल है उसकी, तो वो पहले एक्सपेंस भी तो माइनस करेगा, तब जाकर निकल के आएगा उसका प्रॉफिट कितना है। तो रेवेन्यू अलग चीज़ होती है, प्रॉफिट तो रिजल्ट होता है जो एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद आता है। समझ में आ गया? तो रेवेन्यू मतलब जितनी भी उसकी इनकम हो रही है, चाहे वो कैसे भी कमा रहा हो, वो सब क्या कहलाएगी? रेवेन्यू। फिर लास्ट पॉइंट होता है इसमें एक्सपेंसेस, जितने भी खर्चे हो रहे हैं। तो 5 पार्ट कौन से हुए अकाउंट्स के? असेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कैसे निकल के आता है? प्रॉफिट इज अ रिजल्ट। ये रिजल्ट कैसे निकल के आएगा? रेवेन्यू में से हम एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे। जितने भी हमने रेवेन्यू कमाया, जितनी भी सेल वगैरह की, या और भी कोई तरीका हो सकता है। जैसे एक अगर कोई शॉप लेके बैठा है, तो एक तो शॉप में उसकी सेल जो हो रही होगी वो उसके रेवेन्यू है। इंटरेस्ट की कमाई हो रही होगी, बैंक में पैसा रख रखा है, वो उसके लिए रेवेन्यू है। वो पुराने न्यूज़पेपर वगैरह बेचता रहता है, वो उसके लिए रेवेन्यू है। हो सकता है उसने बराबर वाली शॉप भी उसकी हो और वो उसने किराए पे चढ़ा रखी हो, तो रेंट भी रिसीव हो रहा है, वो सब उसका रेवेन्यू है। अब माइनस करेंगे इसमें से उसके एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस कौन कौन से हो सकते हैं? जो स्टॉक वो बेच रहा है, वो खुद भी कहीं से खरीद के लाया होगा, वो बिजली का बिल, अपने यहाँ एम्प्लॉयज़ रख रखे होंगे तो उनकी सैलरीज वगैरह, ये सारे खर्चे माइनस करने के बाद निकल के आता है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट रिजल्ट होता है किसका? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस का। प्रॉफिट किसका होता है? ओनर का। तो ओनर, क्या ये प्रॉफिट, कभी आपने ऐसा सुना है कि साल खत्म होने के बाद, जैसे साल जनरली ना अकाउंट्स में 2 तरीके की ईयर चलते हैं, एक तो कैलेंडर ईयर, एक होता है फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर तो आप लोग सब जानते हो, 1 जनवरी से शुरू होकर 31 दिसंबर तक चलता है, ये कहलाता है कैलेंडर ईयर। कुछ लोग कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं, कुछ लोग फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं। जैसे स्कूल वगैरह फॉलो करता है, 1 अप्रैल से अगले 31 मार्च तक, ये कहलाता है फाइनेंशियल ईयर। समझ में आ गया? तो बुक्स कैसे भी बन सकती है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक भी बन सकती है, और 1 अप्रैल से 31 मार्च भी बन सकती है। मैं आप लोगों को बता रहा था कि आप कभी ऐसे नहीं सुनोगे कि साल खत्म हुआ और जितना भी प्रॉफिट हुआ वो ओनर घर पे लेके आ रहा है कि देखो मेरे को इस साल इतना प्रॉफिट हुआ, ये मैं लेके आ रहा हूँ। वो क्यों नहीं ऐसा करता? क्योंकि उसको भी पता है जितना पैसा बिजनेस में रखेंगे उतनी ज़्यादा कमाई होगी। पैसे से पैसा बनता है, क्योंकि बिजनेस में पैसा रखने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा बस नोट बिजनेस में रख दो। पैसा मतलब वो पैसा घर पे लाने की बजाय वो किसी चीज़ में इन्वेस्ट करे, कुछ और नई चीज़ें लेके आए अपने बिजनेस के लिए, कुछ और नया सोचे बिजनेस के लिए, जिससे उसकी कमाई और बढ़ पाए। हाँ, बट घर भी चलाना है, तो घर चलाना है तो वो पैसे निकालेगा, वो कहलाएगा ड्राइंग्स।
तो ज़रूरी क्या है, जितना प्रॉफिट है वही सारा एंड में लेके जाओ। आपको जब ज़रूरत पड़ती रहे घर के लिए निकालते रहो, उसको बोलेंगे ड्राइंग्स। बट प्रॉफिट कभी भी ओनर घर पे नहीं लेके जाता, तो क्या करते हैं, हम उसकी कैपिटल में ऐड करते रहते हैं। हम उसकी कैपिटल में इस प्रॉफिट को ऐड करते रहेंगे। इसका मतलब उसकी कैपिटल बढ़ गई। वो 1 लाख लेके आया था, साल का एंड हुआ, 20,000 का प्रॉफिट हो गया, तो 20,000 रुपये उसकी कैपिटल में ऐड कर दो। अब उसकी कैपिटल कितनी हो गई, 1,20,000। तो उसको बिजनेस बंद करना होगा तो उसको कितने रुपए मिलेंगे, 1,20,000 रुपये। तो मिल तो गया उसका प्रॉफिट। आया समझ में? तो जो प्रॉफिट होता है वो हमेशा कैपिटल में ऐड किया जाता है। ठीक है, अब इन दोनों चीज़ों को लिंक करो जो मैंने आपको ऊपर बताई। पहले बताया था प्रॉफिट का मतलब होता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। फिर बताया प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होता है। अगर प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होता है तो क्या हम ये भी कह सकते हैं कि कैपिटल में रेवेन्यू ऐड होंगे और एक्सपेंसेस माइनस होंगे? क्यों? मतलब मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया, प्रॉफिट कैपिटल प्लस प्रॉफिट है, प्रॉफिट की जगह क्या सब्सटीट्यूट कर दिया, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। तो कैपिटल में सारे रेवेन्यू ऐड करने, सारे एक्सपेंस माइनस करने, अल्टीमेटली यही हो रहा है कि कैपिटल में प्रॉफिट ही ऐड हो रहा है इनडायरेक्टली। तो आ रही है ना बात समझ में? तो इन फॉर्मूलों को आपको ध्यान में रखते हुए अकाउंटिंग इक्वेशन पर चलना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। आप अपने पेज पे, अगर आपका पेज बड़ा है तो बात और है, वरना इसको अगर आप हॉरिजॉन्टली बनाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा लैंडस्केप में, क्योंकि ये वर्टिकली ना थोड़ी सी स्पेस में प्रॉब्लम आ जाएगी इसमें। ठीक है, जैसे मैंने बना रखा है यहाँ पर, आप अगर उस तरीके से बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा बनेगा। सबसे पहले ऊपर लिखा जाएगा अकाउंटिंग इक्वेशन। इसके 3 अलग अलग कॉलम होंगे। पहला कॉलम होता है पर्टिकुलर्स का, इसमें हम लोग पर्टिकुलर्स भी लिख सकते हैं, ट्रांजेक्शन्स भी लिख सकते हैं। ट्रांजैक्शन का मतलब मैंने आपको बताया था, वो एक्टिविटीज़ जो बिजनेस की होती हैं, बिजनेस एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड ट्रांजैक्शंस। तो पहले कॉलम में पर्टिकुलर्स, दूसरे कॉलम में असेट्स इज इक्वल टू, तीसरा कॉलम लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन है, नाम ही चैप्टर का क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या है, असेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ये इक्वेशन है। अब एक चीज़ बताओ, मैंने आपको कहा अकाउंट्स तो 5 पार्ट में डिवाइड है, असेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस। तो ये 3 कैसे रह गई? देखो ये इसलिए रह गई क्योंकि जो बच गए 2 क्या है, वो रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। और रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस करके क्या बचता है, प्रॉफिट। वो प्रॉफिट तो कैपिटल में ऐड ही हो जाता है। तो बचे तो अल्टीमेटली 3 ही, असेट, लाइबिलिटी और कैपिटल। आ रही है ना बात समझ में? तो असेट इज इक्वल टू हो जाएगा लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब इसके बाद एक और इनर कॉलम में असेट में हम नाम लिखेंगे, ऐसी लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल में नाम लिखेंगे जो आएंगे। समझ में आ रहा है? बट ये नाम जब आएंगे तब लिखने हैं, अभी स्टार्टिंग में तो कैसे लिख सकते हो आप, पता नहीं इनके यहाँ कौन कौन सी एसेट होगी। समझ में आया ना? किसी के यहाँ कैश होगा, मैंने आपको पहले दिन भी बताया था पहली क्लास में कि असेट सबके अपने अपने हो सकते हैं। किसी के लिए एयर कंडीशनर, जिसके यहाँ AC लग रहा है उसके लिए AC भी असेट है। तो हम यहाँ पर कौन से असेट लिखें? तो अभी आपको कोई असेट नहीं लिखने, आप ट्रांजैक्शन पे चलते जाओ, ऐड करते रहेंगे जो जो नई नई असेट, लाइबिलिटी, कैपिटल आती रहेगी। कैपिटल तो कोई नई नहीं आएगी, कैपिटल तो अकेला बंदा काम कर रहा है। असेट में अलग अलग आ सकती है और लाइबिलिटीज़ अलग अलग हो सकती है। ठीक है, करना शुरू करते हैं। 1-2 क्वेश्चन में दिक्कत आएगी, फिर उसके बाद आपको समझ में आने लगेगा कि हो क्या रहा है। बस उन रूल्स का ध्यान रखना है कि असेट लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर होता है, कैपिटल में प्रॉफिट ऐड होता है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि सारे रेवेन्यू कैपिटल में ऐड होते हैं और एक्सपेंस कैपिटल में से माइनस होते हैं। पहला पॉइंट देखो, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। बिजनेस स्टार्ट किया इसने कैश के साथ, 1 लाख रुपए। अब आपको बहुत ध्यान से ये सोचना है कि कौन कौन सी 2 चीज़ों पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। हर चीज़ का 2 डबल इम्पैक्ट होगा, क्योंकि आपको क्या बताया गया था कि या तो ओनर पैसे लगाएगा या बाहर से पैसे लेगा, वो दोनों लगाकर ही एसेट खरीदा जाएगा। तो जो भी एसेट आ रही है इनके यहाँ, वो कहीं ना कहीं से ज़रूर आ रही है। तो जैसे इसमें क्या हुआ, बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ, कैश एसेट आ गई, किसने लगाया, ये बाहर से लिया या ओनर ने खुद लगाया? ओनर ने लगाया, इसका मतलब कैपिटल की वजह से हो रहा है।
तो हम क्या करेंगे, असेट में कॉलम खोलेंगे, किस नाम से, कैश। तो आप ऊपर देखो मैंने सबसे पहले लिख दिया वहाँ पे कैश कितना आया 1 लाख। 1 लाख कौन लेके आया, ओनर। तो वहाँ पर सामने जाकर प्लस कैपिटल में भी कर दिए 1 लाख रुपीस। इस ट्रांजेक्शन का मीनिंग ये हुआ 1 लाख रुपए की कैपिटल आई और वो कैपिटल किस में यूज हो गई, अभी कुछ भी यूज नहीं हुई, बस कैश रखा हुआ है बिजनेस में, वो असेट है ही। आ गई बात समझ में। हर एंट्री का डबल इम्पैक्ट होगा, ठीक है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, जैसे उस तरीके से हर एंट्री का डबल इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा। परचेज गुड्स वर्थ ₹30,000, आपको बस दो इम्पैक्ट देखने इसके क्या पड़ रहे हैं। गुड्स परचेज करे 30,000 रुपए के, क्या दो इम्पैक्ट पड़े, सोचो आप ध्यान से। गुड्स जब खरीदेंगे तो एक तो इम्पैक्ट ये पड़ा कि गुड्स आएंगे बिजनेस में, दूसरा क्या हो रहा होगा, पैसा जाएगा। गुड्स आए पैसा गया, तो कैश तो माइनस हो जाएगा 30,000, लेकिन दूसरा असेट आ जाएगा, किस नाम से, स्टॉक। कितना स्टॉक आ गया 30,000, तो कैश में से माइनस और स्टॉक में ऐड। क्या कैपिटल पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या इसमें कोई रेवेन्यू या एक्सपेंस हो रहा है, ना तो कोई रेवेन्यू तो आप सोच भी नहीं रहे होंगे, शायद आपको लग रहा होगा एक्सपेंस तो हो रहा है, हम गुड्स खरीद के ला रहे हैं, ये एक्सपेंस कहाँ है, ये तो हमने फॉर्म चेंज कर दी, कैश दिया दूसरी चीज लेके आ गए। समझ में आया, ये किसी को पैसे तो नहीं दिए ना कि सैलरी दे दी, वो होता है खर्चा। तो जब आपने एक के बदले में दूसरा सेट ले ही लिया है तो ये कोई एक्सपेंस नहीं कहलाएगा। तो गुड्स परचेज किए थे 30,000 के, कैश में माइनस हो गए, स्टॉक में ऐड हो गए। अब इसको, ठीक है, इसके बाद हमारे को क्या करना होता है, न्यू इक्वेशन बनानी होती है। देखो न्यू इक्वेशन का मतलब क्या हुआ कि अभी तक कितने कितने आपने ट्रांजेक्शन करे उन सब का टोटल कर लो। जैसे कैश सबसे पहले 1 लाख था, माइनस 30,000 किया तो कितना बच गया, 70,000। ये अंडरलाइन करने के बाद फिर नेक्स्ट करना, ठीक है, लाइन खींच देना एक, फिर उसके बाद लिखना न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन लिखने से पहले लाइन जरूर खींचना। तो कैश तो बच गया 70,000 प्लस स्टॉक कितना है 30,000 और कोई नई एसेट नहीं है, इक्वल टू लाइबिलिटीज में कुछ नहीं है 0 प्लस कैपिटल कितनी है 1 लाख। समझ में आ गया। देखो एक चीज और ध्यान रखते रहना जब तक आप क्वेश्चन करते रहो, आपका ये जो असेट इक्वल टू हमेशा लाइबिलिटी प्लस कैपिटल होगा। अगर ये डिफर कर गए, अगर इसमें कोई डिफरेंस आ गया, असेट इक्वल टू जैसे 70,000 प्लस 30,000 कितना है, 1 लाख ही है, जो सामने कैपिटल का अमाउंट के इक्वल है। अगर इनमें डिफरेंस आ रहा है इसका मतलब आपने क्वेश्चन में कहीं गलती कर दी, ठीक है। तो साथ साथ पता लगता रहेगा कि हम लोग गलती कर रहे हैं या फिर ठीक है। अच्छा, न्यू इक्वेशन हमने सेकंड के बाद लिखी, फर्स्ट के बाद तो लिखी नहीं। देखो फर्स्ट के बाद कभी भी नहीं लिखी जाती, फर्स्ट तो खुद ही न्यू थी, फर्स्ट तो सबसे पहली ही होती है तो वो न्यू होती है। अब हर ट्रांजेक्शन के बाद आपको न्यू इक्वेशन लिखनी होगी। थर्ड पॉइंट देखो, गुड्स वर्थ ₹15,000 सोल्ड एट ₹18,000। 15,000 के गुड्स हमने बेचे 18,000 में, 15,000 के गुड्स 18,000 में बेचे। एक एक ट्रांजेक्शन को ध्यान से सोचो। स्टॉक कितने का गया आपके यहाँ से, 15,000 का, लेकिन कैश कितना आया बदले में, 18,000 रुपये। 15 का गया स्टॉक, कैश आया 18, 3,000 का प्रॉफिट है। प्रॉफिट आपको बताया था कैपिटल में क्या होता है, ऐड। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, कैश में ऐड हो जाएगा 18,000, स्टॉक में से माइनस हो जाएंगे 15,000, कैपिटल में ऐड हो जाएंगे ₹3,000। आया समझ में। इसके बाद हम लोग बना लेंगे न्यू इक्वेशन। अब न्यू इक्वेशन कैसे बनेगी, क्या फिर से स्टार्टिंग से देखना एक नंबर से, नहीं, पिछली न्यू इक्वेशन और अब जो ट्रांजेक्शन हुई है बस उसको देखते रहो। पिछली न्यू इक्वेशन क्या थी, 70,000 प्लस 18,000, दोनों मिला के कितना हो गया, कैश 88,000। स्टॉक देखो पहले से प्लस 30,000 था, अब माइनस 15 हो गया, तो स्टॉक कितना हो गया, प्लस 15,000। प्लस 30,000 माइनस 15,000 कितना बचता है, प्लस 15,000 इक्वल टू लाइबिलिटीज अभी भी 0 है, प्लस 1,03,000 कैपिटल आ गया। आया समझ में। मैच हो रहा है अभी भी दोनों साइड, बस मैच होनी चाहिए, नहीं तो गलती है। नेक्स्ट देखिए, पेड रेंट ₹10,000। रेंट पे किया इन्होंने 10,000 रुपये का। अब रेंट पे किया, दो चीज़ें क्या हो रही है, एक तो वर्ड ये पे किया, पे मतलब होता है किसी को पैसे दे दिए, तो दिए तो कैश में से तो कम होंगे, और रेंट
अकाउंट्स 5 पार्ट में डिवाइडेड है, तो रेंट कहाँ आएगा? असेट है, लाइबिलिटी है, कैपिटल है, रेवेन्यू है या एक्सपेंस है? ये एक्सपेंस है। रेंट पे करना एक्सपेंस है। एक्सपेंस के लिए आपको क्या बताया गया है? कैपिटल में माइनस होते हैं, सारे रेवेन्यू कैपिटल में ऐड होते हैं और एक्सपेंस माइनस। तो रेंट में क्या क्या दो काम करेंगे? एक तो हम लोग कैश में से माइनस कर देंगे 10,000 और एक कैपिटल में से माइनस कर देंगे 10,000। ठीक है, लाइन ड्रॉ करेंगे, न्यू इक्वेशन निकालेंगे। 88 माइनस 10 78,000 कैश बच गया, प्लस स्टॉक आ गया 15,000 इक्वल टू 0 लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल आ गई 93,000 रुपीज़ की। आ रहा है समझ में? फिफ्थ पॉइंट देखो, कमीशन रिसीव्ड ₹5,000। इनकम कमीशन रिसीव हो रही है। कमीशन इनके लिए क्या है? एक इनकम है, रेवेन्यू है। रिसीव हो रही है तो एक तरफ तो पता चल रहा है पैसा आ रहा है, तो कैश तो बढ़ेगा ही। दूसरा इनकम मतलब रेवेन्यू मैंने बताए थे कैपिटल में क्या होते हैं? ऐड। तो 5,000 रुपये एक तो कैश में ऐड कर दोगे, एक कैपिटल में ऐड कर दोगे। आया समझ में? न्यू इक्वेशन बन जाएगी 83,000 प्लस 15,000 इक्वल टू 0 प्लस 98,000। आ गया इतना समझ में? नेक्स्ट पॉइंट, अब ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000 टू राम एट ₹8,000। 5,000 के गुड्स बेचे राम को, कितने पे? 8,000 पे। जब हम 5,000 की चीज़ 8,000 पे बेच रहे हैं, अच्छा ये तो बताया ही नहीं क्वेश्चन ने कि कैश में बेचे या क्रेडिट पर बेचे। कैश में सेल हो रही है या क्रेडिट में सेल हो रही है, ये तो क्वेश्चन में बताया ही नहीं। और आपको मैंने पहले भी बताया था, सेल और परचेज दो टाइप की होती है, एक कैश में और एक क्रेडिट में। देखो अब ये रूल आप पूरे अकाउंट्स के लिए याद रखना, जब भी किसी ट्रांजैक्शन में ये ना मेंशन्ड हो वो कैश में है या क्रेडिट में, तो हमें एजम्पशन लेनी है। क्या एजम्पशन लेनी है? कि अगर नाम दे रखा है उसका, ठीक है, नाम दे रखा है तो क्रेडिट है, नाम नहीं दे रखा है तो कैश है। मतलब अब आप जैसे किसी से कुछ सामान खरीदने जाते हो और आप उसको बता देते हो मुझे ये चीज़ दे दो, वो आपको वो निकाल कर दे देता है, आप उसको पैसे दे देते हो। क्या आप उससे नाम, क्या वो आपसे नाम पूछता है कुछ कि आपका नाम क्या है? बिल्कुल भी नहीं पूछेगा। लेकिन अगर आप उसको ये कहो कि भैया आप ये चीज़ अभी दे दो, मैं आपको 2 दिन बाद या 3 दिन बाद दे दूंगा, तो अगर वो जानता होगा तो बात और है, नहीं जानता होगा तो वो ज़रूर पूछेगा आप कहाँ से हो, कौन हो। क्यों पूछ रहा है आपसे? ये जानने के लिए कि भैया है कौन, ये जेन्युइन तो है बंदा, और वो अपनी छोटी डायरी में लिखेगा कि मुझे इससे पैसे लेने हैं इतने रुपए। ठीक है, तो नाम जब भी दे रखा होता है हम ये मान के चलते हैं कि वो कौन सी ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट पे है। बट फिर कह रहा हूँ, जब क्वेश्चन में कुछ मेंशन ना हो तब। ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन में ऐसे लिखा होता सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000 टू राम एट 8,000 इन कैश, तो जब खुद ही कह रहा है इन कैश तो फिर क्यों क्रेडिट मानेंगे? जब क्वेश्चन में कुछ ना मेंशन हो कैश और क्रेडिट, तब जब हमें मानना पड़ेगा कि नाम दे रखा है तो क्रेडिट, नहीं दे रखा तो कैश। आप देखो सबसे पहले हमने सेकंड पॉइंट पढ़ा था, परचेज गुड्स वर्थ ₹30,000। वहाँ मैंने आपको ये बात इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि वहाँ नाम नहीं दे रखा, तो हम क्या मान लेंगे? कैश में ट्रांजैक्शन हो रही है। एक और पॉइंट था थर्ड, सेल हो रही थी, नाम नहीं दे रखा था तो कैश मान ली। लेकिन अब 6th पॉइंट में नाम दे रखा है तो हम क्या मानेंगे? क्रेडिट में सेल हुई है। 5,000 की चीज़ कितने में बेची? 8,000 में। तो जब 5,000 की चीज़ 8,000 में बेचेंगे तो क्रेडिट पे सेल हुई, तो वो बंदा हमारे लिए बन जाएगा डेटर। मैंने आपको बताया था बी साइलेंट होता है, डेटर बन जाएगा। मतलब इससे पैसा रिसीव होना है, और डेटर भी हमारे लिए क्या है? असेट है। तो कॉलम खुलेगा एक डेटर का, कितने रुपए से? 8,000। लेकिन स्टॉक कितने का चला गया आपके यहाँ से? 5,000 का। तो स्टॉक में से 5,000 माइनस, डेटर में 8,000 प्लस, कितने का प्रॉफिट हो गया? 3,000। वो कैपिटल में हम ऐड कर देंगे। आया समझ में? ये इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन थी। इसके बाद न्यू इक्वेशन निकालेंगे। कैश बच गया वही 83,000 प्लस स्टॉक आ गया 15 माइनस 5, तो कितना आ गया? 10,000। डेटर्स 8,000 इक्वल टू लाइबिलिटीज़ में 0 है, प्लस कैपिटल आ गई 1,01,000 की।
आ गया समझ में, ये इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट देखिए 7 पॉइंट, परचेज मशीनरी ₹33,000, मशीन खरीदी 33,000 की। मशीन भी असेट होती है। अच्छा, कैश में खरीदी या क्रेडिट में? कैश में। क्यों? क्योंकि नाम नहीं दे रखा कि किससे खरीदी है। तो मशीन का कॉलम खुल जाएगा असेट में, प्लस मशीन कर दिया, कितने की आई 33। कैश में से इसको क्या कर देंगे, माइनस। कैश में 33,000 माइनस, मशीन में ऐड हो जाएगा 33,000। तो न्यू इक्वेशन बन जाएगी 50,000 प्लस 10,000 प्लस 8,000 प्लस 33,000 इक्वल टू 0 प्लस 1,01,000। बस ये चेक करते रहना कि ये मैच हो रहा है ना। जब भी आपका ये मैच नहीं हो रहा होगा, जब आप क्वेश्चंस करोगे, तब अगर कहीं पे मैच नहीं हो रहा, इसका मतलब आपने गलती कर दी ट्रांजेक्शन में। 8 पॉइंट पढ़ते हैं, परचेज गुड्स वर्थ ₹15,000 फ्रॉम मोहन, गुड्स खरीदे मोहन से, कितने के, 15,000 के। जब हम मोहन से 15,000 के गुड्स खरीद रहे हैं तो स्टॉक हमारे यहाँ आ रहा है कितने का, 15,000 का। तो स्टॉक में ऐड कर देंगे 15,000। अच्छा, ये कैश में खरीदे या क्रेडिट में? क्रेडिट में। नाम दे रखा है किससे खरीदे, मोहन, इस वजह से ये कौन सी ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट परचेज। जब भी हम क्रेडिट पे किसी से सामान खरीद के लाते हैं तो वो कहलाता है क्रेडिटर, हमारे लिए लाइबिलिटी है, क्योंकि आगे चल के उसकी पेमेंट करनी है। तो लाइबिलिटी में कॉलम खोला क्रेडिटर्स के नाम से। क्या क्या ट्रांजैक्शन हुई, एक तो स्टॉक में ऐड कर दिया 15,000 और एक लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स में ऐड कर दिया 15,000। ठीक है, न्यू इक्वेशन बनाते हैं, 50,000 प्लस 25,000 प्लस 8,000 प्लस 33,000 इक्वल टू 15,000 प्लस 1,01,000। ठीक है, न्यू इक्वेशन ये बन गई। इसके बाद 9th पॉइंट, राम सेटल्ड हिज ड्यूज। राम सेटल्ड हिज ड्यूज का मतलब क्या है, राम से जो पैसे लेने थे, राम कौन होगा, ऊपर देखना पड़ेगा कि राम की क्या ट्रांजैक्शन थी। राम ने अपने ड्यूज सेटल कर दिए, मतलब अब उसने अपनी पेमेंट कर दी। तो जब उसने पेमेंट कर दी तो क्या ट्रांजैक्शन होगी, क्या दो चीज़ों पर इम्पैक्ट पड़ेगा, सोचो। राम जब पेमेंट कर देगा, एक तो आपके पास कैश आएगा, और एक जो आपने डेटर में लिख रखा था कि इससे पैसा लेना है, वो हटाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो डेटर में से माइनस कर लो, लेकिन पैसा आ गया तो कैश में ऐड कर लो। तो कैश में 8,000 ऐड हो जाएंगे और डेटर में 8,000 माइनस हो। इसमें अमाउंट नहीं गिवन 9th में, अमाउंट देने की उनको ज़रूरत क्या है, आप लोग पीछे देख सकते हो कि कितने ड्यूज थे, उसने सारे सेटल कर ही दिए। आ गया समझ में। न्यू इक्वेशन बनाते हैं, 58,000 प्लस 25,000 प्लस 0 प्लस 33,000 इक्वल टू 15,000 प्लस 1,01,000। ठीक है, डेप्रीसिएशन ऑन मशीन ₹3,000। डेप्रीसिएशन टर्म का मतलब मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में। डेप्रीसिएशन का मतलब होता है असेट की वैल्यू में गिरावट आना ड्यू टू यूज एंड पासेज ऑफ टाइम। तो असेट की वैल्यू में गिरावट आएगी तो एक तो असेट में से कम करना ही है। मशीन में डेप्रीसिएशन होता है, मशीन कम हो गई, और इस गिरावट आने की वजह से हमें नुकसान हुआ। नुकसान मतलब एक्सपेंस है। एक्सपेंस क्या करेंगे, कैपिटल में से माइनस। तो एक तो इसमें मशीन में से 3,000 माइनस किए और दूसरा कैपिटल में से 3,000 माइनस किए। न्यू इक्वेशन बन गई 58,000 प्लस 25,000 प्लस 0 प्लस 30,000 इक्वल टू 15,000 प्लस 98,000। आया समझ में। 11th पॉइंट, पेड ₹14,000 टू मोहन इन फुल सेटलमेंट। पेड ₹14,000 टू मोहन, आगे क्या लिखा है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आई इसमें, इन फुल सेटलमेंट। देखो अब आगे चलकर यह आपको बहुत काम आएगा वर्ड फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब क्या होता है, हिसाब पूरा ख़त्म कर देना, हिसाब पूरा ख़त्म कर देना। आप लेकिन जब ऊपर देखते हो, मोहन से हमने कितने में सामान खरीदा था, 15,000 में, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, 14,000 दे के हमने हिसाब पूरा ख़त्म कर दिया। खाली यहाँ ये लिखा होता बस 14,000 ही दिए हैं, फिर तो कोई बात नहीं थी, कैश में से माइनस करते और क्रेडिटर को 14,000 दिए तो क्रेडिटर में से माइनस करते। लेकिन इसने एक बात कह दी, फुल सेटलमेंट, हिसाब पूरा ख़त्म कर दिया।
जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, मुझे किसी के 15,000 रुपये देने हैं, मैं उसकी दुकान पे जाऊं और उसको कहूं यार ये 14,000 रुपीज़ रखो और बस अब आप हिसाब ख़त्म, अब और मत मांगना। इसका मतलब इनडायरेक्टली ये हुआ ना कि हम उससे डिस्काउंट मांग रहे हैं कितने का, 1,000 रुपये का। और अगर वो एग्री कर रहा है तो उसने एक्सेप्ट कर लिया, इसका मतलब तो हमें 1,000 रुपये का डिस्काउंट मिल गया। आ रहा है ना समझ में? तो अगर हमने 14,000 रुपीज़ मोहन को दे दिए फुल सेटलमेंट में, इसका मतलब उसने हमें 1,000 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, पैसा कितना जाएगा, 14,000 ही जाएगा। लेकिन क्रेडिटर कितने खत्म हो जाएंगे आपके, अगर आप गलती से यहाँ 14,000 ही माइनस करो तो अभी भी बैलेंस चलता रहेगा 1,000, तो फिर फुल सेटलमेंट कहाँ हुई? फुल सेटलमेंट मतलब हिसाब पूरा खत्म कर देना। तो अब आप क्या करोगे, क्रेडिटर में से पूरा 15,000 माइनस कर दोगे। हाँ, आपको 1,000 रुपीज़ का जो प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होते हैं, तो 1,000 रुपीज़ कैपिटल में हम ऐड कर देंगे। न्यू इक्वेशन आ गई, 44,000 प्लस 25,000 प्लस 0 प्लस 30,000 इक्वल टू 0 प्लस 99,000। आ गया समझ में? लास्ट ट्रांजेक्शन देखो, पेड सैलरी, ईजी है। सैलरी पे की 14,000 की, सैलरी तो खर्चा होता है, और पेड करा, पे करा तो कैश जाएगा, कैश में से माइनस कर दो 14,000, और क्योंकि ये एक्सपेंस है तो कैपिटल में से भी माइनस कर दो 14,000। करने के बाद न्यू इक्वेशन आ गई, 30,000 प्लस 25,000 प्लस 0 प्लस 30,000 इक्वल टू 0 प्लस 85,000। ठीक है, ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए थे कि क्या क्या ट्रांजैक्शन आ सकती है। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया हो, इस वीडियो को 1-2 बार और देखकर और ये क्वेश्चन खुद कर देखना, तब आप लोगों को ये पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, बाकी हम लोग और प्रैक्टिस करेंगे। एक चीज़ और, इसमें लास्ट में ग्रैंड टोटल लिखना होता है। ग्रैंड टोटल का फॉर्म क्या होता है, वही असेट इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। तो असेट का टोटल कर दो 85,000 इक्वल टू लाइबिलिटी का टोटल कर दो, वो तो 0 ही है, प्लस कैपिटल का टोटल है 85,000। मैच हो रहा है दोनों साइड, बस ये मैच होनी चाहिए, वरना क्वेश्चन में आपने कहीं ना कहीं गलती की है। ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं।